ये आप प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप देख रहे हो बहुत सारी लाइनें आपको लग रहा है कि पता है आपको। ये देखो, गांधीवादी लोकतंत्र में से कौन सा है, ये बोल्ड कर देना। भारतीय समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और ये किसकी देन है, किसकी विचारधारा है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान में समाजवाद की विचारधारा मुख्य रूप से राज्य के कहाँ समाजवादी विचारधारा कहाँ मिलेगी? भाग 1, 2, 3, 4 कहाँ? भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व में। फिर भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो, जो भारतीय समाजवाद है उसके तत्व देखिए आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक साथ वास करते हैं। ये वो देश है जहाँ पर ONGC जैसी सरकारी कंपनी भी है, और ये वो देश है जहाँ रतन टाटा जैसे, अंबानी जैसे निजी कंपनियाँ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर विद्यमान है एक साथ। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आय व जीवन स्तर की असमानता। चलो भैया, गरीबी को कम करना। और इसकी एक और तत्व क्या है? आय व जीवन स्तर की असमानता। आय की असमानता दूर होनी चाहिए। समाजवाद का मतलब क्या है? बराबर। लेकिन आय की असमानता दूर होनी चाहिए। स्तर, जीवन स्तर की असमानता होनी चाहिए कि समानता होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो असमानता को दूर करना, ये समाजवाद का, ये सब रटने वाली चीज नहीं है, पढ़ लो। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। समाजवाद में क्या होगा? बराबर बंटना चाहिए ना। तो संपत्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा कि रोकने की कोशिश करेगा? रोकेगा। मजदूरों, वंचित वर्गों कल्याण। हाँ, समाजवाद गरीब तबके की बात करता है, असल में उनसे छीना गया है इसीलिए उनको देने की बात करता है। तो किसकी बात करेगा? मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। नीति आयोग का अन्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करना ही है। ऐसे में आएगा, ऐसे में लिखने का काम आएगा, ऐसे प्रश्न नहीं बनता। चलो पंथ निरपेक्ष समझ जाओ। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा, सर कहीं धर्म निरपेक्ष कहीं पंथ निरपेक्ष। देखो क्या होता, असल में शब्द जो जोड़ा गया है वो है सेकुलर। और आजकल ये शब्द जो है राजनीति के लिए बहुत प्रयुक्त किया जाता है, सेकुलर ना। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष। अब धर्म निरपेक्ष का अर्थ कैसे समझना है आपको? इसके दो एंगल निकलते हैं। भारतीय संविधान ने घोषित किया है भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। राज्य की, भाई भारत देश की प्रकृति बताइए ना पहले 2 लाइन में। क्या क्या खासियत बताइए? कैसा है? सबसे पहला प्रभुत्व संपन्न, फिर दूसरी विशेषता समाजवादी, तीसरी विशेषता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, चौथा लोकतंत्रात्मक राज्य है, और पांचवा गणराज्य है। विशेषता बताई भारत की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि भारत के सामने सारे धर्म बराबर है। भारत और संविधान के सामने सारे धर्म बराबर है। या दूसरे एंगल से ये बोल लो कि भारत का या संविधान का अपना कोई धर्म है ही नहीं। इसका अर्थ यही हुआ सब बराबर है ना। 2 एंगल से बोल सकते हैं कि भारत या संविधान का अपना धर्म है ही नहीं, या फिर ये बोल लो कि भारत या संविधान के सामने सारे धर्म। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, नहीं हो रहा है। ठीक। अब पंथ क्या होता है? पंथ देखो, ये बड़ा गोला है धर्म, और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या हो सकते हैं? पंथ। धर्म के अंदर पंथ होता है। जैसे मुस्लिम एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम कहलाता है। धर्म कौन सा है? इस्लाम। आप लोगों ने देखा होगा सूफी संप्रदाय, सुना होगा, कभी देखा तो नहीं होगा, सुना होगा सूफी संप्रदाय। तो वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन वो इस्लाम धर्म में ही एक छोटा सा समुदाय अलग से बन गया है जो सूफी संप्रदाय कहलाता है ना। उनकी जो पंथ होता है, उनकी पूजा पद्धति, वो मानते उसी को है, लेकिन पूजा पद्धति अलग अलग होती है। जैसे हिंदू में आप देख लो, हिंदू में कबीर पंथ एक दिखेगा आपको, कबीर पंथ।
मैं कबीर पंथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सबको बताएगा। देखो कबीर पंथ हो गया, भागवत संप्रदाय हो गया ना, भागवत एक भागवत संप्रदाय भी हो गया, एक वैष्णव संप्रदाय भी होता है। भागवत संप्रदाय बोले तो किसको मानने वाला? कृष्ण को मानने वाला ना, और वैष्णव बोले तो विष्णु को मानने वाला। समझ गए? तो ये है, सभी हिंदू हैं लेकिन इनकी पूजा पद्धति अलग अलग है। तो कुछ कुछ समुदायों का विकास हो गया जिनकी पूजा पद्धति अलग है, उनको क्या कहते हैं? पंथ। समझ गए आप? ये जो साहू बहुत सारे हमारे यहाँ कबीरपंथी हैं, हमारे यहाँ वो हिंदू ही हैं, वो अपने फॉर्म में लिखते हैं हिंदू ही हैं, लेकिन पूजा पद्धति थोड़ी अलग है, वो कबीर को मानते हैं। इसलिए हिंदू के अंदर वो एक क्या हो गए? कौन से पंथ हो गए? कबीर पंथ। ठीक, आ जाओ, ये हो गया लोकतंत्रात्मक। पता है आपको, जिस देश में लोकतंत्र होता, भारत में लोकतंत्र, इसका मतलब क्या है? क्या राजतंत्र होगा? लोकतंत्र है तो राजतंत्र होगा क्या? राजा महाराजा का शासन चलेगा क्या? नहीं, लोगों का शासन चलेगा। लेकिन शासन कैसा? लोग, मतलब भारत में शासन सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार। शासन किसका रहेगा? सरकार। और ये जो सरकार होगी इसकी 3 एंगल होंगे। जैसे जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी जाएगी सरकार, और सरकार कार्य किसके लिए करेगी? जनता के लिए। यही लोकतंत्र। लोकतंत्र के 2 प्रकार, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। सवाल, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आगे आएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ औजार होते हैं, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे परिपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, रिकॉल और जनमत संग्रह। ये 4 शब्द आपको पता होने चाहिए। भारत में भले ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 औजार होते हैं जनता के पास। जैसे परिपरीक्षा, रेफरेंडम कहते हैं। जनमत वह तरीका है जिसमें सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय की जाती है। देखो, आप बताइए, हमारे यहाँ अगर आपको कोई कानून चाहिए तो जनता तय करती है कि जो वहाँ सरकार, वहाँ संसद में जो लोग बैठे हैं वो विधि लाते हैं, संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, विधेयक लाते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, विधि बनती है। हमारा कोई योगदान है क्या? हम कुछ करते हैं क्या? नहीं। इसीलिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ जनता मतदान द्वारा तय करती कौन सा कानून चाहिए। जनता तय करती, फिर जनता को देखते हुए वहाँ की सरकार वो कानून बनाती है। समझ रहे हो? जनता विधायी व्यवस्था क्या होगी, कानून क्या होगी, तय कौन करता है? जनता। क्या भारत में ये है रेफरेंडम, परिपरीक्षा? नहीं। लेकिन आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भैया जहाँ पर जनता, वहाँ की विधायी व्यवस्था तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है? परिपरीक्षा, रेफरेंडम, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। पहल, इनिशिएटिव, इसके जरिए लोग किसी विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए विधायिका को कह सकते हैं। अब देखो, यहाँ की विधायी व्यवस्था मतलब जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ विधि कौन सी होगी, कैसी होगी, ये सब कौन तय करता है? जनता मतदान द्वारा तय करता है। और पहल क्या है? पहल ये है कि यहाँ पर विधेयक को कोई कानून, कौन सा कानून बनाना है ये कौन तय करेगा? नेता तय नहीं करेंगे, जनता ही तय करेगी। तो विधेयक को प्रभावी कौन करती है? जनता। पहल। तो ये भी भारत में दिखाई देता है क्या? नहीं। ये आपको दिखाई देता है लेकिन एक ही जगह दिखाई देता है। रिकॉल मतलब बुलाना, वापस बुलाना। मतदाता प्रतिनिधि अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर पद से हटा सकते हैं। सरपंच के जगह आप वहाँ गांव में देखने को मिलता है, वही जो गांव के मतदाता जो वोट करके सरपंच को चुनते हैं
वही लोग जब लगता है कि साले यहाँ काम नहीं कर रहे थे तो वहाँ की जनता वोट करके उसको पद से हटा भी देती है ना। नेपाल नहीं, सुनो नो, वो अलग चीज़ है, वो मिलिट्री कूप कहलाता है। मतलब वहाँ पर सेना ने, असल में सेना भी है वहाँ की, लेकिन जनता इतनी आक्रामक हो गई थी कि सेना भी उनके साथ ही होगी ना। तो अगर मान लो सेना ही किसी देश में सरकार को अपदस्थ कर दे, उसको कहा जाता है मिलिट्री कूप। क्या कहा जाता है? मिलिट्री कूप। हाँ, सैन्य शासन, सेना शासन करने, फिर उन्होंने बैठा भी दिया किसी और को जो उनका पसंदीदा। कौन है अभी? ला, औरत है कोई? देखो रिकॉल समझो आप, आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, विधायक है, सांसद है, क्या जनता वोट करके इनको पद से हटा सकती है? नहीं। इनके चुनाव में मतदान करती है, तय करती कौन सांसद होगा कौन विधायक होगा, लेकिन इनको हटाने का प्रावधान नहीं। लेकिन बता दूं आप, एक जगह है सरपंच को हटाया जा सकता है। वहाँ की जनता जो उसको चुनती है, अगर जनता को लगे कि वो काम नहीं कर पा रहा है तो मतदान करके उसे पद से हटा भी सकती है। हाँ, 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, वहाँ की जनता ने पूरा नोटिस दे दिया, भाई हम नए सरपंच कार्य नहीं करता, हमें नहीं चाहिए। फिर मतदान होगा, और मतदान मान लो है, अब वही जांच होता है, एकदम ऐसे ही नहीं होता है। हाँ, वही प्रक्रिया है। मतलब ऐसा थोड़ी कि कभी भी जनता आके ऐसे, जनता क्या करेगी, शिकायतें दर्ज होंगी, फिर जांच होगी, दोषी पाया जाएगा तो फिर क्या होगा, पूरी व्यवस्था तय होगी, फिर चुनाव पर पर्टिकुलर दिन। अब लोग चुनने के लिए वोट नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? पद से हटाने के लिए वोट करेंगे। यही बस होता है भारत में, वो भी यहाँ ग्रामीण स्तर पर होता है, जबकि हर जगह होना चाहिए साला, विधायक सांसद जो भी साला हो यहाँ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। जनमत संग्रह देख लो आप, ये शब्द आप सुन चुके हो। सिक्किम में मैं जब बता रहा था तब, सिक्किम इंट्रोडक्टरी क्लास में, वहाँ के राजा ने जनमत संग्रह करवाया था, है? हाँ, जूनागढ़ में भी हुआ है। लेकिन ये आज़ादी के बाद अब ये सब नहीं होता भैया, वो भारत में नहीं होता। सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय लेकर निर्णय लिया जाता है, कहा किसमें? जनमत संग्रह, है ना। ये भी आपको भारत में नहीं दिखाई देता। कर सकते हैं लेकिन दिखाई देता नहीं। ये 4 औजार याद रखना प्रश्न बन सकता है आपसे, लेकिन भारत में नहीं। अब देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को और क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत में कौन से लोकतंत्र है? ये वाला, भारत में ये वाला है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखो, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ। सांसद विधायक जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, फिर जीतने के बाद देख लो, कुकुर नहीं पूछता है, मतलब ओमन नहीं पूछे, पहले तो तुम्हारे पाँव धो के पीली ही इलेक्शन में, उसके बाद ओमन नहीं पूछे। संसद के अधीन सरकार चलाते हुए कानून बनाते हैं, पता है ना आपको, यही सांसद विधायक यही कानून बनाते हैं। किसके? राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और किसके अधीन होते हैं? इन नोट्स में देखना किस तरह से, थोड़ा चेक करना ना नोट्स में। प्रयोग करते हैं, सरकार चलाते हुए कानून बनाते हैं, ठीक है, संसद के अधीन और राष्ट्रपति के अधीन। अच्छा, ये जो प्रतिनिधि होते हैं किसके? दोनों के अधीन होते हैं, है ना। और यही लोग क्या करते हैं? सरकार चलाते हुए कानून बनाते हैं। चलो आइए, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये बोल्ड कर देना। कौन सी? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, ये वाला लोकतंत्र भारत में। और इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? कार्यकारिणी, कार्य ये कहाँ चला जाता है? हर जगह से। कार्यकारिणी जवाबदेह होती किसके प्रति? विधायिका के प्रति, मतलब मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। केंद्र में किसके प्रति? लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और राज्य के मंत्री विधानसभा के प्रति। वही है, इसके अंदर की चीज़, ये मोटा मोटा लिखा हुआ है, इसके अंदर की चीज़ जानते हो आप? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है। तो प्रस्तावना में कौन सा लोकतंत्र शामिल है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फैक्ट है एकदम।
अंबेडकर साहब, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता। अरे यार, ये ई का मात्रा भी देखना, बड़ी की मात्रा गायब कट जाता आधा कैसे, जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। इस बात को समझे हो। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब आप सभी को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता हो, सबको बराबर का अधिकार होगा। इसका मतलब यही है, भारत में यदि आप कहें राजनीतिक लोकतंत्र है, इसका मतलब आप सभी को जो राजनीतिक पद है वो सुलभ हों, आपके अवसर से आपके सामने हों। लेकिन क्या अगर समाज में सब बराबर ही नहीं होंगे तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा? भाई, जो गरीब है, जो अगर समानता ही नहीं है, सामाजिक समानता ही नहीं है, तो उसमें से तो जो गरीब दबे कुचले, क्या वो पार्षद का चुनाव लड़ पाएंगे? क्या विधायक का चुनाव लड़ पाएंगे? क्या सांसद का चुनाव लड़ पाएंगे? क्या उनको राजनीतिक पद में समानता से अवसर प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। वही अंबेडकर साहब ने कहा कि यदि देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना हो तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो। सामाजिक लोकतंत्र मतलब सभी बराबर हो, तभी तो बराबर का अवसर मिलेगा। सामाजिक, ये सब आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तुमको मैं बता दूं, ये प्रश्न बहुत हाई फाई यूपीएससी पीएससी में इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं, या फिर ऐसे में काम आता है, प्रश्न नहीं बनेगा। सामाजिक लोकतंत्र जीवन शैली क्या है? सामाजिक लोकतंत्र जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। ये सब आपके समझने के लिए, प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से, है ना। गणराज्य, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलो भैया बताओ, गणराज्य की विशेषता देखो आप। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। गणराज्य की पहली विशेषता, जो यहाँ राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब देश है। देश का प्रमुख चुना जाता है, ये तो पता है आपको। देश का प्रमुख चुना जाएगा, प्रत्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष। हमारे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। चुना जाता है कि नहीं? चुना जाता है ना। कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। हाँ, और एक निश्चित कार्य का, ये देखो फिर गायब हो गया यहां से, ये देखो, एक निश्चित कार्यकाल के लिए राज्य का प्रमुख, ये इसको सुधार दे तो राज्य का प्रमुख एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चुना, ऐसे सुधारना। लाइन कैसे सुधरेगी? राज्य का प्रमुख एक निश्चित कार्यकाल, ये कहाँ आएगा निश्चित कार्यकाल? राज्य का प्रमुख यहाँ निश्चित कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब ये लाइन यहाँ घुस जाएगी, ठीक। भारत गणराज्य में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये देखो ऊपर वाली लाइन से जुड़ा हुआ है ये। तो आप भैया इसको ये मत करो, ये कनेक्टर हो जाएगा। भारत गणराज्य में, आपको पता है भारत एक गणराज्य है, और राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, यही होता है ना। गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की जनता में निहित होती है। दूसरी विशेषता, एक गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? जनता में। अब राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है, समझे कि नहीं? संप्रभुता मतलब ऑल पावरफुल, शक्तिशाली। राजनीतिक संप्रभुता मतलब राजनीति में सबसे शक्तिशाली कौन है? भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता वोट करती, उसी का सरकार बनता है ना। और जनता को जो पसंद नहीं आया वोट, वो सरकार गिरा देगी। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है? ये कहने की बात है, वास्तव में हमारी जनता चूतिया है। जो जनता दारू के पेटीकोट, बिछिया, क्वार्टर में बिक जाए, वो क्या तय करेगी ना? ठीक। गणराज्य में लोक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। ऐसा होता है गणराज्य में। भारत को गणराज्य कहा जाता है, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। आपके पास माल है तो सारे कार्यालय आपके लिए खुले ना, माल नहीं है तो देख लो आप कैसे बर्ताव किया जाएगा। वो काउंटर जाओ, वो काउंटर जाओ, कल आना, परसों आना, तब तक ऐसा किया जाए
तब तक ऐसा किया जाएगा जब तक सामने वाला खुद ना बोल दे कतक लेवे ना। और बोल वाह, इतनी सी बात समझने में इतना टाइम लगा दिया छोटे। बाहर टपरी वाला है, जाके उसके हाथ में दे आना। आप देखे होंगे थाने के आसपास में आपको चाय के ठेला जरूर दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सारी व्यवस्था थाने में हो जाती है, वो किसी न किसी रूप में कर लेते हैं। आजकल सीसीटीवी कैमरा अगर हर जगह लग गया है ना, तो फिर वहाँ नहीं करते। थाने के बाहर एक कोई पान ठेला होगा या चाय का ठेला होगा, सारी डीलिंग वहाँ हो। तो बाहर चले जाओ, समझा देगा। ठीक, ये विशेषता याद रखना, 3 विशेषता है गणराज्य की। आइए, न्याय, प्रस्तावना में न्याय की भी बात की गई है ना। और वो न्याय आपको पता है कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। 3 न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक। अब प्रश्न यहाँ बनेगा, प्रस्तावना में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है, किसके संविधान ने किसके माध्यम से सुनिश्चित किया? भाग 4। किसके माध्यम से सुनिश्चित किया कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो? संविधान के किस भाग में सुनिश्चित किया गया? भाग 4। और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो, ये किस भाग में? भाग 3। याद रखो, ये देखो कहाँ गया, ये मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में है ना। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि भैया संविधान द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय संविधान के किस भाग द्वारा सुनिश्चित किया गया? भाग 4। क्योंकि आप वहाँ पढ़ोगे, जो पढ़ोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। और भाग 3 में राजनीतिक न्याय, जो मौलिक अधिकार और ये सब बात किए जा रहे हैं ना, ये सब क्या सुनिश्चित करेंगे? आपके राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये याद रखना। प्रश्न बन गया, इस पूरे चार्ट में एक ही प्रश्न बनेगा कि भैया भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय संविधान के किस हिस्से से सुनिश्चित किया जाता है? भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और राजनीतिक न्याय किससे सुनिश्चित किया गया है? भाग 3, मौलिक अधिकार। ठीक, जीके है आपका ये। रूस की क्रांति कब हुई थी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? रूस से, रूस की क्रांति से। तो 2 तथ्य, 2 फैक्ट है यहाँ पर। एक तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया कहाँ गया है? रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, मूल अधिकारों द्वारा। अब स्वतंत्रता तो आपको पता है, आपसे पूछेगा भैया स्वतंत्रता किस भाग से सुनिश्चित किया गया? भाग 3, मौलिक अधिकार में ही है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक हो गया। फ्रांस की क्रांति, एक और जीके, 1789, रट लो, कहीं भी जीके के रूप में पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। और यहाँ से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। एकदम सीधा सीधा क्रूड फैक्ट है ना। पूछ देगा आपसे भैया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति 1789। समता के 3 आयाम, नागरिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता ना। नागरिक समता मतलब नागरिकों में समानता कहां कहां दिखेगा आपको? 14, 15, 16, 17, 18। समानता का अधिकार है ना, वहां नागरिक समता दिखाई देगा। हम भाग 3 पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। फिलहाल केवल रटो, नागरिक समता कहां सुनिश्चित किया गया? अनुच्छेद 14 से 18। राजनीतिक समता देख लो 2 अनुच्छेद, 325, रट जाओ इसको, 326। 325 क्या है? धर्म। ये सब देखो अलग रहेगा ना, बोल्ड रहेगा। धर्म, जाति, कॉमा रहेगा और बोल्ड रहेगा। लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। आपको मना नहीं कर सकते इन आधारों पर कि आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। यह अधिकार आपका कहाँ है? और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 326, मतदान का अधिकार। आपको मतदान का अधिकार है ना। लोकसभा तथा विधानसभा में मताधिकार का अधिकार, राइट टू वोट, कौन सा अनुच्छेद में आपका अधिकार है? राजनीतिक समता इन दोनों अनुच्छेदों से सुनिश्चित की गई। आर्थिक समता देखो भैया 39,
आर्थिक समता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39 पढ़ेंगे अपन जब ABCD, हाँ ये सब है यहाँ पर। तो ये आर्थिक समता को दूर करने के लिए प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39। हम ये सब पढ़ेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्थिक समता हुआ ना, अर्थ के आधार पर बराबरी की बात कर रहे हैं ना। एक पुरुष और एक स्त्री एक ही पद में है, एक ही कार्य करते हैं, समान वेतन मिलना चाहिए ना। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। 1978 से पहले ऐसा नहीं होता था भारत। एक ही ऑफिस में पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था और उसी कार्य को कर रही है उसी डिपार्टमेंट में महिला को कम। ऐसी असमानता थी। लेकिन अब तो कानून बन चुका है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सॉरी 78 नहीं 76। अब ये कानून बन चुका है। अब कोई ये भेदभाव नहीं कर सकता भैया। एक ही ऑफिस में एक ही पद पर एक ही कार्य कर रहे हैं तो एक ही समान सैलरी मिलेगी। तो क्लियर है? यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा समझ गए? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट 3 शब्द प्रस्तावना में। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। रट डालो। अब तक प्रस्तावना में एकमात्र ये शलगम है, संशोधन। ये 3 केस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेरोबारी संघ केस 1900, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता। आपसे पूछेगा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अंग नहीं है इसलिए संशोधन नहीं किया। बेरोबारी 1960। लेकिन 1973 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि नहीं भैया, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना अलग नहीं संविधान से, अंग है। और चूंकि अंग है तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त पहली बार बताई इसने, आगे पढ़ोगे। इसने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बिना परिवर्तन किए। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो आप बाद में मौलिक अधिकार में समझाऊंगा मूल ढांचा क्या है। और LIC केस 1995 में क्या बोला? आपसे पूछेगा देखो अंतर कहाँ से आए, ये देखो इसको बोल्ड कर देना, अभिन्न अंग। पूछेगा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है किस केस में? कहा LIC केस 1995। ये प्रस्तावना आपका खत्म। लेट हो गया आज, मेरा खत्म। मैंने तो सोचा कि खत्म ही कर दो। अब क्या है, भाग 1 से शुरू करेंगे कल ही। इसके बाद भाग 1 ही है ना।